small example, and those are economics. In the process of demonetization, monumental mismanagement has been undertaken. A significant part of this debt problem has been created by sectoral stress in various sectors of the economy. Made up the biggest fraction of world GDP. Now, emerging and developing economies make up about 60% of world GDP. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्या आप भी इनमें से किसी पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस्ड है? क्या आपको लगता है कि डीमोनेटाइजेशन नहीं होना चाहिए था? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पास तरीके हैं, वेज हैं जिससे कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हो, या देश में पॉवर्टी के लेवल को रिड्यूस कर सकते हो, या देश में जीडीपी को बढ़ाने के लिए आप और कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, या वर्ल्ड लेवल पे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए आप आइडियाज जनरेट दे सकते हो, या आपको लगता है कि जीएसटी को अडॉप्ट करने के लिए और कोई तरीका होना चाहिए था? तो अगर आपको इन सब में से कोई भी चीजें आपके दिमाग में आती है और आपको ये जानना है कि ऐसे कौन से करियर ऑप्शन हो सकते हैं जिनके बाद आपकी आवाज आप एक देश नहीं पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हो, तो उसके लिए आज का वीडियो आपके लिए परफेक्ट होगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के उन करियर ऑप्शंस के बारे में जिन प्रोफेशंस में इंडल्ज होने के बाद आप अपनी कंट्री, अपने स्टेट और दुनिया के अंदर चेंजेस ला सकते हैं इफ यू हैव दैट कैलिबर। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करना, और जितना ज्यादा हो सकता है सबसे शेयर करना। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये जरा इंफॉर्मेशन में देख लेते हैं। न्यूज आर्टिकल की इंफॉर्मेशन है। कई बार स्टूडेंट्स को ये डाउट आता है कि बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, इन दोनों में क्या फर्क है, किस डिग्री के साथ हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो ये बात मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूं कि ये दोनों के दोनों, चाहे बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स हो चाहे बीएससी ऑनर्स इकोनॉमिक्स हो, आपको सेम करियर ऑप्शन देंगे। थोड़ा सा फर्क ये रहता है कि बीएससी ऑनर्स इकोनॉमिक्स जो होती है वहां पे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिकल टूल जैसी चीजों को ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, लेकिन बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स ये सोशल साइंसेस का पार्ट है, इससे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन कम होता है। लेकिन आप ये पूरी स्टेटमेंट्स पढ़ें, ये काफी टॉप स्कॉलर्स की स्टेटमेंट्स हैं जिनमें उन्होंने बोला है कि दोनों डिग्रीज आपको सेम करियर ऑप्शन देंगे। तो इसलिए आप कोई भी डिग्री वाले बीए ऑनर्स चूज करना चाहते हो या बीएससी ऑनर्स आपके पास है ऑलरेडी, तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। जो वीडियो में करियर ऑप्शन में बताऊंगा सबके लिए कॉमन है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान दे लो कि आपके पास इस वीडियो में जो भी करियर ऑप्शंस है उनको करने के लिए मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स जो है वो रिक्वायर्ड है एटलीस्ट 60% के साथ। 60% से कम आपके पास नहीं होना चाहिए। रेगुलर कॉलेज रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, कॉरेस्पॉन्डेंस से इतना फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी परसेंटेज मेंटेन है। तो आगे बात करते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट्स जो आपके पास करियर ऑप्शन है, जो कि एक बहुत रिस्पेक्टेबल और स्टेबल आपके पास जो ऑप्शन है वो है प्रोफेसर बनने का। प्रोफेसर बनने के लिए आपने मास्टर्स की डिग्री आपने होल्ड करी हुई है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, यूजीसी नेट का एग्जाम ट्वाइस इन अ ईयर कंडक्ट किया जाता है, वो एग्जाम क्लियर करना है। वो एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको कोशिश करनी है कि आपको जेआरएफ मिल जाए, विच इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये यूजीसी नेट के एग्जाम के थ्रू ही होता है। फर्क इतना है कि आपको रैंक स्कोर करना होता है। रैंक आने के बाद आपको गवर्नमेंट स्टाइपेंड देती है, जिससे कि आप अपने 3 से 5 साल का जो पीएचडी का पूरा प्रोसेस है उस टाइम पीरियड के अंदर फंडिंग की प्रॉब्लम आपको ना आए। तो पीएचडी कंपलसरी है, जो कि 3 से 5 साल लेती है, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5। अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी कैसे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो यूजीसी ने निकाली वो क्या है कि पीएचडी मैंडेटरी नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। लेकिन कब तक? 1 जुलाई 2021 से 1 जुलाई 2023 तक। मतलब अगर आप 1 जुलाई 2023 के बाद प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको पीएचडी कंपलसरी होगा। ये जो रिलैक्सेशन दी गई है सिर्फ कोविड को देखते हुए दी गई है। तो अगर आप अभी एज ऑफ नाउ आपके पास मास्टर्स हो चुका है तो जल्दी से जल्दी कोशिश करो कि आपका पीएचडी हो जाए, ताकि आपको इतना मतलब आप अपना नेट क्लियर कर लो ताकि प्रॉब्लम आपको ना आए। चलो
एप्लीकेशन जो होती है, जब आपका पीएचडी कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर वैकेंसीज आती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है, तो वो आप उनकी वेबसाइट पे जाके टाइमली चेक कर सकते हो कि एडिशनल वो कुछ आपसे मांगते हैं या नहीं मांगते। सैलरी की अगर हम बात करें तो एक प्रोफेसर की सैलरी, अगर गवर्नमेंट कॉलेज पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में होती है, और प्राइवेट कॉलेज में जैसा कि 80 से 90 हजार है। तो एक अच्छी सैलरी के साथ आपको बाकी अदर बेनिफिट्स भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में और प्राइवेट में भी दिए जाते हैं। तो नंबर 4 आपके पास। स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा इनके बारे में जान लेते हैं, क्यों वो आपको जस्ट आगे पता चल जाए। एम नरसिम्हम, इनका जन्म 3 जून 1927 को हुआ और हाल ही में 20 अप्रैल 2021 में इनका देहांत हुआ। ये आरबीआई के 13th गवर्नर बने थे, जिनका पीरियड बहुत शॉर्ट था, 2 मई 1977 से लेके 30 नवंबर 1977 तक। उसके बाद इन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ भी काम किया, और स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के फादर के नाम से ये जाने जाते हैं। इन्होंने ही आइडियाज दिए कि हमें प्राइवेट बैंक्स को मर्ज करना चाहिए, इन्होंने ही आइडियाज दिए कि सीआरआर और एसएलआर जैसी चीजों को कम किया जाना चाहिए। साथ ही साथ में प्राइवेट बैंक्स को लिबर्टी दी कि अपने डिपॉजिट और लेंडिंग के रेट्स वो खुद तय कर सकते हैं। काफी सारे कंट्रीब्यूशन बैंकिंग सेक्टर में एम नरसिम्हम के रहे। अब थर्ड हम बात करेंगे आरबीआई बी ग्रेड की। तो स्टूडेंट्स, आरबीआई बी ग्रेड एक एग्जाम कंडक्ट होता है आरबीआई के थ्रू, जिसका नाम होता है DEPR, विच इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। एम नरसिम्हम पहले ऐसे पर्सन है और अकेले ऐसे पर्सन है आरबीआई गवर्नर जो बने इस एग्जाम के थ्रू। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आपके पास भी पूरा मौका है कि आप आरबीआई बी ग्रेड एग्जाम को क्लियर करके, जैसा कि एम नरसिम्हम सर ने किया, आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। जब आप ये एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको पोस्ट मिलती है रिसर्च ऑफिसर की, असिस्टेंट मैनेजर की। एलिजिबिलिटी क्या है? आपकी जो एज है वो 21 से 30 साल की होनी चाहिए एज ऑफ जनवरी 1, 2022 तक। और वो कह रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन दी गई है किनको, जो रिजर्व कैटेगरी के लोग से, जो भी लोग हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से। और अपर एज लिमिट की बात की जाए तो एमफिल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब अगर मैक्सिमम एमफिल क्वालिफिकेशन है या 32 ईयर्स, ठीक है, और या फिर अगर पीएचडी डिग्री है तो 34 ईयर्स, ये अपर लिमिट है। अगर सैलरी की बात की जाए एक्सपेक्टेड तो 77,208 अप्रॉक्स आपको सैलरी मिलती है। अब बात करते हैं इस एग्जाम के बाद आप आरबीआई गवर्नर कैसे बन सकते हैं। तो जब आप ये एग्जाम क्लियर करेंगे, सबसे पहला जो आपका पोस्ट आएगा वो असिस्टेंट मैनेजर का होगा। प्रमोट होके आप मैनेजर की पोस्ट तक पहुंचते हैं। उसके बाद कुछ साल काम करने के बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर पहुंचते हैं, फिर डेप्यूटी जनरल मैनेजर पहुंचते हैं, फिर जनरल मैनेजर पहुंचते हैं, फिर चीफ जनरल मैनेजर पहुंचते हैं, फिर प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर पहुंचते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, देन डेप्यूटी गवर्नर। और आप इतने मेहनती और लकी हुए तो आप भी वही कर पाएंगे जो सर एम नरसिम्हम ने किया आरबीआई गवर्नर बन के इस एग्जाम के थ्रू। तो ये मैं मानता हूं स्टूडेंट्स कि आपके लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि आप मास्टर्स डिग्री होल्डर है। कुछ साल की मेहनत, या मैं कहूंगा कि कुछ महीनों की मेहनत, हार्ड वर्क के बाद आपकी एग्जाम अगर क्लियर कर लेते हैं तो आप भी उन्हीं ऊंचाइयों पे उड़ सकते हैं जो आप शायद बचपन से ख्वाब देखते आए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट हमारे करियर ऑप्शन की। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। जी हाँ, एग्जाम नेम क्या है स्टूडेंट्स? इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज है। ये कंडक्ट करता है यूपीएससी, वही जो आपको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के एग्जाम कंडक्ट करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। वो इसमें आपको पोस्ट मिलती है असिस्टेंट डायरेक्टर की, रिसर्च ऑफिसर की, एटसेट्रा की। अब इसके बाद आपकी प्लेसमेंट कहाँ होगी? जैसे कि नीति आयोग हो गया, कोई प्लानिंग बोर्ड हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, तो इस तरीके के इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया। इन सब जगह पे आपके जो है पोस्टिंग हो सकती है इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद। रोल्स की बात की जाए तो आपका काम इकोनॉमिक एडवाइस का होता है, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसी। जैसा कि मैंने आपसे कहा ना कि आपको लगता है कि आपके पास पॉवर्टी को रिमूव करने के बहुत अच्छे आइडियाज है, तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको वो आइडियाज अपनी गवर्नमेंट या दुनिया के सामने रखने को पूरे ऑप्शन दिए जाएंगे। एलिजिबिलिटी की बात की जाए
तो 21 ईयर्स जो है आपकी इसमें मिनिमम जो एज क्राइटेरिया वो होना चाहिए और 30 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एक बात यहाँ पे ध्यान देना, आरबीआई बी ग्रेड के लिए आपकी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होना जरूरी है, लेकिन इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज को जो लोग मास्टर्स के लास्ट सेमेस्टर में हैं, राइट, वो लोग अपीयर कर सकते हैं। मतलब मास्टर्स अपीयरिंग स्टूडेंट जो है वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आरबीआई बी ग्रेड के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी जरूरी है और आपके मिनिमम 60% होने चाहिए। वो तो सबके लिए ही है। सैलरी की बात की जाए तो स्टूडेंट्स आपको मिनिमम 70,000 के अप्रॉक्स आपकी सैलरी मिल जाती है। बाद में जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती चली जाती है आपकी ये सैलरी बढ़ती है पूरी तरीके से गवर्नमेंट के बेनिफिट्स के साथ। ओके, इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स एक ऐसे प्रोफेशन की जो ना केवल आपको एक कंट्री में जबकि वर्ल्ड वाइड आपको फेमस करने के लिए, आपके आइडियाज को पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और वो भी बहुत सारे मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स के साथ। तो नंबर 1 पे हमारे पास आता है इकोनॉमिस्ट प्रोग्राम IMF। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली IMF के बारे में आप जानते हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, तो इसके प्रोग्राम को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है वो बात करते हैं। एलिजिबिलिटी देखो बहुत सही है कि आपके पास PhD ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर आपने PhD अभी किसी 1 साल के अंदर अंदर में अपनी PhD कंप्लीट करी अपने किसी टॉपिक में। उसके बाद आप IMF मेंबर कंट्रीज के मेंबर होने चाहिए, ठीक है, मतलब उसके सिटीजन होने चाहिए। 34 है मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी, इससे कम के अंदर ही आप इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है हर साल सितंबर में आता है, ठीक है, जो कि करियर साइट आप अपना नोटिस कर सकते हैं। आप IMF डालेंगे आपको मिल जाएगा जो वेबसाइट है इनकी। शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको अक्टूबर, जनवरी और लास्ट सिलेक्शन फरवरी तक पहुंचता है। कैसे अप्लाई करना है उसकी बात करते हैं। देखो, अगर आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो गई तो 30-40 मिनट का प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होगा। अब एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट करने का मतलब है, जाहिर सी बात है, इनका पोर्टल ओपन हुआ, अब बहुत से लोग अप्लाई करेंगे। अब वो हर एक को तो सेलेक्ट कर नहीं सकते, तो उनमें से वो देखते हैं कि जो लोग सारी तरीके की एलिजिबिलिटी को मैच करते हैं और सब तरीके की चीजों को पूरा करते हैं, उनको मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के अंदर आपके बारे में पूछा जाएगा, आपके रिसर्च पेपर के बारे में पूछा जाएगा, एक एक चीज डीपली पूछी जाएगी। फिर पैनल में इंटरव्यू कंडक्ट होगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है IMF के अंदर जो इकोनॉमिस्ट ऑलरेडी हैं उनके थ्रू एक HR पैनल बनाया जाएगा, वहां पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। और अगर आपने वो भी क्लियर कर लिया तो उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इस पूरे प्रोसेस में जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सितंबर से लेकर के ऑलमोस्ट फरवरी तक का टाइम लग जाता है आपकी पोस्टिंग होते होते। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ करियर ऑप्शंस हैं जिन्हें आप बीइंग एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स आगे परसू कर सकते हैं, जो डेफिनेटली आपकी कुछ 5-6 साल की मेहनत के बाद अपनी जिंदगी में आपको सारे के सारे ड्रीम्स पूरा करने में हेल्प करेगा। बाकी अगर आपको इकोनॉमिस्ट बनना है, मतलब IMF के प्रोग्राम के थ्रू ना जाके, और इंडिया में आप हैं और आपको इकोनॉमिस्ट बनना है, तो उसके लिए हमारी वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, हाउ टू बिकम एन इकोनॉमिस्ट। आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और इन चारों में से आपको कौन सा करियर ऑप्शन सबसे ज्यादा समझ में आया, किसके बारे में और डिटेल्स आपको चाहिए, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। मैं डेफिनेटली आपके क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। और साथ ही साथ हर एक एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, उसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम नोटिफिकेशन कब आएगी, इन सब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करके मिल जाएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली आपको सब समझ में आया होगा। मिलता हूं अगली किसी वीडियो में। बाय।